अब हम लोग यहाँ पे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में सेंटर पार्ट और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट का स्टडी करने जा रहे हैं। इसमें अभी हम लोग का सेंटर पार्ट चल रहा है। पिछले वीडियो में हम लोग ने बात किया था कि सेंटर पार्ट मीन्स न्यूक्लियस होते हैं जो कि एटम के सेंटर में प्रेजेंट रहते हैं और इसके अंदर टू टाइप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स रहते हैं जिसको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बोलते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो एटॉमिक नंबर बोला जाता है और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का नंबर मास नंबर बोला जाता है। अब हम लोग कुछ न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करेंगे जो हमारा सेंटर पार्ट है। वो न्यूक्लियस का मास हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, न्यूक्लियस का रेडियाई कैलकुलेट कर सकते हैं, न्यूक्लियस का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं और न्यूक्लियस का डेंसिटी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वन बाई वन करके हम लोग करेंगे। अभी हम लोग मास ऑफ न्यूक्लियस की बात करेंगे। तो पहला हम लोग का मास ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में दो कंपोनेंट रहते हैं, एक प्रोटॉन। अगर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन का मास x हो और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का मास y हो तो हम लोग यहां से मास ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू n इंटू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस n इंटू टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये सबका मास। और हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है इसका मास सबको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जो भी मास आएगा अगर Z है तो ये मास ऑफ न्यूक्लियस होगा, मास ऑफ न्यूक्लियस होगा। इसको हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन है हम लोग का कैलकुलेट द मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्युमिनियम एटम। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है और इसका मास नंबर 27 होता है। अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन 13 और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 27 माइनस 13 इक्वल टू 14 और मास ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू n इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस n इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं n जो है ये टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है और यहाँ पे जो है ये n जो है वो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। इसको np भी लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करना चाहें तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 13 है तो 13 इंटू एक प्रोटॉन का मास 1.672 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 होता है और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 14 है तो यहाँ पे 14 इंटू 1.674 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 kg। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का आंसर a kg आएगा। अब यहाँ पे a आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, a का वैल्यू जो भी होगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग
मास कैलकुलेट कर सकते हैं न्यूक्लियस की। कोई भी एटम हो उसके न्यूक्लियस का मास इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। अब हम लोग कैलकुलेशन ऑफ रेडियाई देखेंगे। यहां पे रेडियाई ऑफ सेंट्रल पार्ट मींस न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का रेडियस हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये भी काफी सिंपल है। यहां पे हम लोग बात करेंगे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए का पावर 1/3 सेंटीमीटर। ये क्या लिखा हुआ है यहां पे, आर एन का मतलब है रेडियाई ऑफ न्यूक्लियस, आर नॉट इसका वैल्यू होता है 1.4 इंटू 10⁻³ cm, और ए हमारा जो है वो मास नंबर है। अगर ये तीनों वैल्यू हम लोग को मिल जाए तो हम लोग यहां से किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस है उसका रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर से हम लोग बात करते हैं, ये फॉर्मूला है आर एन इजकल टू आर नॉट इंटू ए का पावर 1/3। आर एन जो है वो न्यूक्लियस का रेडियस है, आर नॉट का वैल्यू इतना होता है, और ए हमारा जो है वो मास नंबर है। तो हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे। कैलकुलेट द रेडियाई ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्युमिनियम एटम। यहां पे हम लोग आंसर देखेंगे। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि फॉर्मूला है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए का पावर 1/3 सेंटीमीटर। इसमें आगे चलते हैं हम लोग। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्युमिनियम इक्वल टू आर नॉट का वैल्यू होता है 1.4 इंटू 10⁻³ इंटू ए मास नंबर। एल्युमिनियम का जो मास नंबर होता है वो 27 होता है। 27 का पावर 1/3 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.4 इंटू 10⁻13, और ये सॉल्व करने पे 3 होता है। तो आप इसको देखिएगा 4.2 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर। इस तरह से अगर रेडियस पूछा जाए न्यूक्लियस का तो ये सिंपल फॉर्मूला है। इसमें हम लोग को केवल मास नंबर पता होना चाहिए, और अगर एटम का मास नंबर पता है तो वहां पे उसका रेडियस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे फॉलोम की। तो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियाई। इसका फॉर्मूला होता है, एक्चुअल में ये एटम है और एटम के अंदर में ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का शेप जो होता है वो स्फेरिकल होता है। तो किसी भी स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वही वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कहलाता है। यहाँ पे फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू 4/3 πr³। यहाँ पे Vn जो है ये है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, और जो है वो है रेडियाई ऑफ न्यूक्लियस। तो हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें वॉल्यूम हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन है हम लोग का,
कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एल्युमिनियम एटम। एल्युमिनियम एटम के न्यूक्लियस का हम लोग वॉल्यूम बताना चाहते हैं। तो फॉर्मूला हमारे सामने है। यहां पे हम लोग यूज करेंगे इसी फॉर्मूला को, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्युमिनियम एटम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अभी आर का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे। अगर हम यहाँ पे आर इक्वल टू एक्स ले लें तो वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले आर का वैल्यू कैलकुलेट किए थे 4.2 इंटू 10⁻⁻30। ये वैल्यू भी रख सकते हैं या जल्दी से इसको सॉल्व करने के लिए एक्स भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हुआ 4/3 पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर का वैल्यू 4.2 इंटू 10⁻30। ये हमारा न्यूक्लियस का वॉल्यूम हुआ। तो इस तरह से वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम लोग इसको y मान ले रहे हैं। ओवरऑल कैलकुलेशन के बाद ये y आया है। अब हम लोग बात करेंगे डेंसिटी की। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहां पे डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस या डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई की बात हम लोग करेंगे। तो यहां पे हम लोग देखते हैं डेंसिटी का सिंपल कैलकुलेशन। एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो यहां पे n लगा देंगे, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू, यहां पे भी n यूज करेंगे, मास ऑफ न्यूक्लियस बाई वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। यहां पे हम लोग लिखे हैं dn मीन्स डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। यहां पे हम लोग का है मास ऑफ न्यूक्लियस और Vn जो है हम लोग का वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियाई। तो अगर न्यूक्लियस का मास x हो और वॉल्यूम y हो तो यहां पे डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जो है वो हम लोग का x/y हो जाएगा। जैसे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एल्युमिनियम एटम। तो यहां पे डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एल्युमिनियम एटम इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एल्युमिनियम एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एल्युमिनियम एटम। अगर इसका मास, न्यूक्लियस का मास x हो और न्यूक्लियस का वॉल्यूम y हो तो x/y करके इक्वल टू z हम लोग का डेंसिटी हो सकता है। इस तरह से हम लोग मास, रेडियस, वॉल्यूम, डेंसिटी सबका कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी हम लोग सेंट्रल पार्ट के बारे में देख रहे थे जिसमें कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन हम लोग को मिला। अब हम लोग एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के बारे में देखेंगे। तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंगली एटम का दो पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट की। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट
ये एटम का सेंट्रल पार्ट है जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। इसके आउटर रीजन में स्फेरिकल पाथ प्रेजेंट होते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, और इसी स्फेरिकल पाथ को हम लोग एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोलते हैं। ये हम लोग का एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है जिसको सिंपल वे में हम लोग सेल या ऑर्बिट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करता है और यहां पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कॉन्टिन्यूसली ऑपरेट होता है। तो यहां पे एक फोर्स जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, इसको बैलेंस करने के लिए दूसरा फोर्स आउटर रीजन में काम करता है। इस फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल होता है। तो हम लोग यहाँ पे जो फोर्स काम करता है उसका वैल्यू होता है 1/4πε0 इंटू जेड इंटू ई बाई आर स्क्वायर। आर जो है वो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, और बाहर में जो फोर्स काम करता है वो mv²/r। ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। तो उस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल रहता है। यहां पे हम लोग लिखेंगे देयर आर large number of spherical path present outside the nucleus in which electron continuously revolve around the nucleus called extranuclear part, इसमें फिर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व around the nucleus, then centripetal force is equal to सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं। तो ये अभी हम लोग बात कर रहे थे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के बारे में। अब लास्ट टॉपिक, रदरफोर्ड बहुत सारा कंसेप्ट हमको एटॉमिक नंबर, मास नंबर, न्यूक्लियस और ये बहुत सारा कंसेप्ट दिए, लेकिन इनका कुछ डिमेरिट्स भी था। तो अब हम लोग डिमेरिट की बात करेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं डिमेरिट। सबसे इंपॉर्टेंट डिमेरिट रदरफोर्ड के अकॉर्डिंगली ये हमारा एटम है और एटम के सेंटर में न्यूक्लियस जो सेंट्रल पार्ट है और आउटर रीजन में एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जिसमें कि इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। बट
कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर कॉन्टिन्यूसली डिफॉल्व करेगा तो वो कॉन्टिन्यू एनर्जी लॉस करेगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का जब एनर्जी जीरो होगा तो न्यूक्लियस से स्ट्राइक करेगा और एटम कोलैप्स कर जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस तरह से ये हमारा इलेक्ट्रॉन है और ये हमारा न्यूक्लियस है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली डिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस तो कॉन्टिन्यू उसका एनर्जी रिलीज होगा और उसका पाथ छोटा होते जाएगा। यहाँ पे कॉन्टिन्यू ये एनर्जी रिलीज करेगा और फाइनली जब इसका एनर्जी जीरो होगा तो ये न्यूक्लियस से स्ट्राइक करेगा। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटम इज नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय। इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो अराउंड द न्यूक्लियस कॉन्टिन्यूसली डिफॉल्व नहीं कर सकता है। तो ये सब बात हम लोग कर रहे थे। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को प्लैनेटरी एटॉमिक मॉडल बोलते हैं। ये जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है इसको प्लैनेटरी एटॉमिक मॉडल भी बोलते हैं। प्लैनेटरी एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड बोले थे कि इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करता है जस्ट लाइक प्लैनेट। ये इलेक्ट्रॉन को एज ए प्लैनेट इमेजिन किए तो इलेक्ट्रॉन एज ए प्लैनेट है और ये न्यूक्लियस जो है ये सन है। तो सोलर सिस्टम में सन के अराउंड प्लैनेट कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करता है अराउंड द सन। ठीक उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस जस्ट लाइक प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन सोलर सिस्टम। इसलिए इसके मॉडल को हम प्लैनेटरी एटॉमिक मॉडल भी बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग का रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल खत्म हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और उसके बाद हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आगे में बोर्स एटॉमिक थ्योरी, ये सबका स्टडी करेंगे।